देखिए, कीर्ति कौमुदी एक नाटक लिखा गया था वज्जिका के द्वारा। वज्जिका ने इसको लिखा था और इसमें उन्होंने कहा है लिच्छवियों को म्लेच्छ माना है। तो लिच्छवियों को म्लेच्छ किस नाटक में माना गया है? कीर्ति कौमुदी में। उसी तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम को इस ही में कीर्ति कौमुदी में क्या है? कारस्कार। कारस्कार का मतलब है जनरली एक तरीके से जो कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे। ठीक है? इसी आधार पर केपी जायसवाल ने गुप्तों को शूद्र मानते हैं। कौन? केपी जायसवाल। तो क्या पूछा जा सकता है कि केपी जायसवाल के हिसाब से वो क्या है? शूद्र हैं। तो आज कैसे करेंगे कि यही सवाल है कि गुप्त शूद्र है या नहीं। संत गोविंद ने जो प्रकरण लिखा था उसमें उन्होंने गुप्तों को जाट माना है यानी कि जट कहा है। तो चंद्र और जा एक जैसे ही बनते हैं। इसके आधार पर ही जायसवाल गुप्तों को जाट मानते हैं। तो जायसवाल उनको शूद्र भी मानते हैं, उनको जाट भी मानते हैं। आइए देख लेते हैं कि गुप्तों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा क्या दिए गए हैं। वैसे केपी जायसवाल क्या मानते हैं? शूद्र। तो यही सवाल है कि शूद्र हैं थे या नहीं। एलन अल्तेकर, रोमिला थापर और अयंगर और रामचरण शर्मा इनको वैश्य मानते हैं क्योंकि मनुस्मृति और विष्णु पुराण के आधार पर उनसे जो चीज उन्होंने ड्राइव करी उसके हिसाब से। हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा। तो देखो, शर्मा ये खुद ब्राह्मण है तो उनको ब्राह्मण मानते हैं और हेमचंद्र राय मेरी राय में कोई ब्राह्मण थे वो। ठीक है? अब ऐसा क्यों उन्होंने माना है? क्योंकि कदम्ब में जो शासक थे वो ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड थे। तो कदम्बों से उन्होंने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे गुप्तों ने। तो अगर वो गुप्त जो शासक थे वो ब्राह्मण होंगे तभी ब्राह्मणों से अपने उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। इस आधार पर हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा ने उनको क्या माना है? ब्राह्मण। रमेश चंद्र मजूमदार, जिसको जनरली आरसी मजूमदार हम बोलते हैं, या फिर ओझा या चट्टोपाध्याय या वासुदेव उपाध्याय, इन्होंने उनको क्षत्रिय माना है। क्षत्रियों का आधार क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने मैट्रिमोनियल अलायंसेस यानी कि वैवाहिक संबंध बनाए थे लिच्छवी और नागा से, जो कि खुद ही क्षत्रिय थे। ठीक है, तो अब याद कैसे करेंगे? हम एक एक चीज करके देखते हैं। तो केपी जायसवाल शूद्र, यही सवाल है कि वो शूद्र थे या नहीं। वैश्य, तो वैश्य में हमने कैसे देखा है? अल्तेकर, एलन, रोमिला थापर, आयंगर, रामचरण शर्मा वैश्य। ब्राह्मण हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा ब्राह्मण मानते हैं। और क्षत्रिय मान रहा है आरसी मनोहर। देखो, क्षत्रियों को मजा आता था लड़ने में और क्षत्रिय दूसरों को उलझा के रखते थे। ओझा, चट्टोपाध्याय, और क्षत्रियों ने कभी किसी की चाटुकारिता नहीं करी है। और वासुदेव उपाध्याय, तो वासुदेव भी भगवान कौन थे? क्षत्रिय थे। इस तरीके से चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाई थी उज्जैन। कैसे उज्जैन बनाई थी? जब इसने पश्चिमी शासक जो रुद्र सिंह था उसको हरा के तो अपनी राजधानी क्या बना ली थी? उज्जैन में। और स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी बना ली थी अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या। इसी वजह से हमें याद होगा कि स्कंदगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी गंगा नदी के पूरब में बनाई थी। कहाँ पर? अयोध्या, साकेत, है ना। और यहीं पर कहा जाता है कि गंगा घाटी में इसने दोबारा से गोल्ड कॉइन से उनको स्टार्ट करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त वैश्य हुआ करता था, गुजरात का गवर्नर। अशोक के समय पे तुषास्प था। रुद्रदामन के समय पे सुविशाख था। और स्कंदगुप्त के समय पे चक्रपालित यानी कि पंडित का पुत्र हुआ करता था, चक्रपालित। और इन्हीं सब ने अपने अपने टाइम पर जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण करवाया या मरम्मत करवाई थी। पूछते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में किसने मरम्मत करवाई थी, बनवाई थी? तो सबसे पहले सुदर्शन जो झील है वो पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उसका निर्माण उसकी मरम्मत करवाई थी अशोक के काल में तुषास्प ने। उसी की मरम्मत करवाई थी रुद्रदामन के समय में सुविशाख ने। और उसी की मरम्मत करवाई थी स्कंदगुप्त के समय में चक्रपालित ने, जो कि हुआ करता था पंडित का पुत्र। समुद्रगुप्त की जो वॉर पॉलिसीज हैं, उनकी युद्ध की नीतियां थी, उसके बारे में देखते हैं। आर्यवर्त का जो एरिया था वो मतलब कि उत्तर भारत। तो इसमें जिसने जिन राजाओं को हराया था उसने नीति अपनाई थी प्रवासोद्धरण की, यानी कि जड़ से उखाड़ फेंकना। क्योंकि उसे पता था कि अगर नॉर्थ इंडिया के राजा कैसे भी बच के रह गए तो दोबारा से हम पे अटैक कर सकते हैं। इस वजह से उसने नीति अपनाई प्रवासोद्धरण की। दक्षिण के राज्यों के लिए नीति थी मोक्षानुग्रहण की, यानी कि उनका वापस एरिया लौटा दिया गया। ट्राइबल जो शासकों को हराया था उनसे उनके प्रति नीति अपनाई थी परिचारिकृत, यानी कि सेवा की। फ्रंटियर यानी कि जो सीमांत थे उनके सामने जो उसने राजधानी अपनाई थी साप, यानी कि आपको फ्रंटियर पर क्या मिला? साप मिला। सर्वकर दान, आज्ञाकरण और प्रमाण आगमन क्या था? फ्रंटियर पे सीमांत लोगों के लिए सर्वकर दान कि वो अपना दान देने आएंगे, आज्ञा मानेंगे और प्रणाम करने आएंगे। तो सर्वकर दान, आज्ञाकरण और प्रमाण आगमन। और जो फॉरेनर्स को हराया था उनके लिए इनकी नीति थी आत्मनिवेदन, कन्या उपनयन और गरुत्मंधक स्व विषय भुक्ति शासन याचना। ठीक है, क्या था? गरुत्मंधक स्व विषय भुक्ति शासन याचना। इसका मतलब ये है कि अपना शासन चलाने के लिए आप भले विदेश में रह रहे हो लेकिन हमारे नाम का शासन चलेगा। कन्या उपनयन यानी कि फॉरेन की कन्याओं से शादी। और आत्मनिवेदन यानी कि वो सेल्फ रिक्वेस्ट करने आएंगे दरबार में। तो ये जो था फॉरेन, कैसे याद करेंगे? फॉरेन आत्मनिवेदन, फॉरेन कन्या उपनयन, इस तरीके से, है ना।
और गरुत्मंडक स्वविषय भुक्ति शासन याचना। समुद्रगुप्त के द्वारा विजय दक्षिण के जो 12 राज्य और उनके राजा थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक था कौशल का महेंद्र था, ठीक है, कहाँ पे, कौशल महेंद्र। महाकांतार व्याघ्र, तो व्याघ्र जो होते हैं कैसे होते हैं, महाकांतार होते हैं। कोराल का राजा था मंटराज। पिष्टपुर महेंद्रगिरी, अगर आप गिरी खाएंगे तो पिष्ट रहेंगे। कुट्टूर का कौन था, स्वामीदत्त, स्वामी को कूट दिया किसी ने। एरंडपल का दमन, तो दमन और एंड एक ही शब्द है। कांची का विष्णुगुप्त, ये सबसे लास्ट में दक्षिणी शासक था जिसको हराया गया था। अवमुक्त का नीलराज, तो नील के राज्य में अवमुक्त हो गए थे अंग्रेजों के काल में। वेंगी का कौन था, हस्ती वर्मा था। और पालक का उग्रसेन, किसी ने उग्र तरीके से को खत्म कर दिया। देवराष्ट्र का कौन था, कुबेर, तो कुबेर के यहाँ पे क्या था, देवराष्ट्र। और कुशलपुर का धनंजय, धनंजय करके रखा था कहाँ पर उसने, कुशलपुर में। तो ये जो शासक थे जिनको समुद्रगुप्त ने दक्षिण के की जब विजय की थी तो 12 लोगों को हराया था। और जो दक्षिण के प्रति थे उन्होंने समुद्रगुप्त ने गृह मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। कालिदास ने रघुवंश नाटक में इस तरह की विजय को धर्म विजय कहा है, एवं राय चौधरी ने भी दक्षिण विजय को क्या कहा है, धर्म विजय। तो उसकी कौन सी विजय थी, दक्षिण की धर्म विजय थी। दा से दक्षिण, दा से धर्म। तो कांचू का विष्णुगुप्त दक्षिण अभियान का दक्षिणतम या अंतिम शासक था, ये कांची का विष्णुगुप्त। सबसे लास्ट में किसको हराया था उसने, कांची के विष्णुगुप्त को। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं आटा चक्की श्रेणी का जो हमें एविडेंसेस है वो मथुरा इंस्क्रिप्शन मिलता है हौसिक से। पहली श्रेणी का हमें इंदौर ताम्रपत्र से मिलता है। और पट्टबाई श्रेणी का हमें मंदसौर इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि बंधु वर्मा का, यशु वर्मा का था, ठीक है। कहाँ से, पट्टबाई श्रेणी कहाँ से मिलती है हमें, मंदसौर इंस्क्रिप्शन। और इंदौर पहली श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे कुमारगुप्त के अभिलेख है। मानकुमार अभिलेख जो प्रयागराज से मिला है वो कुमारगुप्त का है। मथुरा का भी कुमारगुप्त का अभिलेख है। तुमैन अभिलेख भी कुमारगुप्त से रिलेटेड है। बिलसड, इसमें गुप्त वंश को वंशावली मिलती है। दामोदर पात्र कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बंगाल से। बेग्राम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बंगाल से। और धंधे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये तीनों कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बंगाल से मिले हैं कुमारगुप्त के। कुमारगुप्त ने सर्वाधिक 14 मतलब 14 इसके जो इंस्क्रिप्शन है सबसे अधिक इसी के मिले हैं, क्योंकि सबसे लंबे समय तक कुमारगुप्त ने ही शासन किया और सर्वाधिक इंस्क्रिप्शन इसी से मिले हैं। इंस्क्रिप्शन की डिटेल्स दूसरे वीडियो में ऑलरेडी मैंने वहां पे बना रखी है। कुमारगुप्त सेकंड के समय था मंदसौर इंस्क्रिप्शन, ठीक, मंदसौर इंस्क्रिप्शन जहाँ पे जो मंदसौर में जो तंतुवाय श्रेणी यानी कि रेशम बुनकरों की बारे में जानकारी मिलती है वो कुमारगुप्त सेकंड का है। मंदसौर पट्टवाई श्रेणी मंदसौर, ठीक है, हाँ, पट्टवाई रेशम श्रेणी, राइट। और लेकिन ये लिखा तो गया है किसके समय का, मंदसौर इंस्क्रिप्शन कुमारगुप्त द्वितीय के समय, लेकिन इसमें जानकारी मिलती है कुमारगुप्त फर्स्ट के समय की। स्कंदगुप्त इंस्क्रिप्शन है भीतरी अभिलेख, गाजीपुर की शहरी तहसील में है। कहोम, जूनागढ़ और गढ़वा जो कि प्रयागराज में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है किसके, स्कंदगुप्त इंस्क्रिप्शन से। अगर देखेंगे पुरपाल या द्रांगिक जो होता था वो नगर सभा का अध्यक्ष हुआ करता था। तो यार कैसे करेंगे, पुर, पुर का मतलब जैसे अकबरपुर इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो पुर मतलब हो गया शहर, तो उसी का शहर को पालने वाला, देख रेख करने वाला, यानी कि नगर सभा का अध्यक्ष। और द्रांगिक तो हमें ऐसे मान, द्रांगिक को हम याद कर सकते हैं दंगों से, तो दंगे जनरली कहाँ पर होते हैं, नगर में होते हैं। और द्रांगिक हेड ऑफ नगर सभा। और ये इक्विवेलेंट हुआ करता था किसके, कुमार अमात्य, कुमार अमात्य के बराबर इसका पद हुआ था, कुमार अमात्य के बराबर इसका पद होता था किसका, पुरपाल या द्रांगी का। प्रतिहार का मतलब भी होता है रक्षा करने वाला, यानी कि अंतःपुर का रक्षक, जो अंतःपुर मतलब अंदर, जो प्रीमाइसेस के अंदर जो भी बिल्डिंग्स बनी होती थी उनका। महाप्रतिहार, एक तो प्रतिहार हो गया, एक हो गया महाप्रतिहार, यानी कि इससे सुपर होगा। राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी होता था, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मान सकते हैं आज के समय में आप इसको। पुस्तपाल, जो पुस्तक लेकर घूमता था और पुस्तक में क्या करेगा, भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, उसको हम क्या बोल देंगे, पुस्तपाल। उसी तरीके से था महाबलाधिकृत, तो बल यानी कि सेना, आर्मी चीफ। महादंडनायक, दंड कौन दे सकता है, जज देगा। पुरपाल या द्रंगे को भी डिस्कस करके आए हैं। महत्तर अष्टकुलाधिकारी और तंबारक, ये तीनों गांव से रिलेटेड थे। उनमें से ये तंबारक बहुत इंपॉर्टेंट है। तंबारक किससे रिलेटेड था, ग्रामीण प्रशासन से। महत्तर ये हेड हुआ करता था, विलेज का मुखिया। और अष्टक कुलारी अधिकारी था, ये था तो ग्रामीण लेवल पर, लेकिन इसका जो मुख्य काम था, जब भी किसी भी जमीन की खरीद फरोख्त होती थी, बेची जाती, क्रय विक्रय होता था, उससे संबंधित ये अधिकारी हुआ करता था, अष्टकुलाधिकारी, राइट। जुडिशियल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन हमें स्मृति से मिलती है और इंस्क्रिप्शन से भी मिलती है। जैसे कि स्मृति में जैसे कि मान लेते हैं बृहस्पति स्मृति। बृहस्पति स्मृति इस वजह से भी फेमस है कि गुप्त काल में बृहस्पति स्मृति ने जो सिविल केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं इनको क्लियरली डिफाइन कर दिया था। और इन सिविल केसेस, अगर आपने कोई सिविल जुर्म किया है, फिर क्रिमिनल जुर्म किया है, आपने क्या जुर्म किया है, उसके अनुसार क्या सजा होगी, ये क्लियर डिफरेंशिएशन बृहस्पति स्मृति में हमें देखने को मिलता है।
चाट होते थे साधारण सैनिक, जबकि चमूए बोला जाता चमू वैसे भी हमें जानते हैं कि सेना को बोलता था, तो चमूए बोला जाता था छोटी सैनिक टुकड़ी को। चमू एक पर्यायवाची होता सेना को, चमूए हो गया छोटी सैनिक टुकड़ी। विष्टि का अगर मेंशन की बात करें तो वास्य विष्टि तो वाक्टक इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। विष्टि इसके अलावा गुप्त इंस्क्रिप्शन में हमें नहीं मिलता है विष्टि का उल्लेख, जबकि कामसूत्र में हमें मिलता है विष्टि का उल्लेख। ठीक है, तो याद रखना कि गुप्ता इंस्क्रिप्शंस में हमें विष्टि का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, जबकि वास्य विष्टि वास्य वाक्टक इंस्क्रिप्शंस में हमें प्राप्त होता है। राइट। जरा कौन सी बात कर लेंगे जो जनरली, अच्छा ये थोड़ा देख लेते हैं। राजा भूमि का स्वामी था या नहीं, तो राजा भूमि का स्वामी होगा इस बात की चर्चा अर्थशास्त्र ने करी है, यानी कि चाणक्य ने, मेगस्थनीज ने भी यही कहा है, एरियन ने भी कहा है, स्ट्रैबो ने भी कहा है। राजा भूमि का स्वामी होगा, मनुस्मृति भी यही मानती है, और गौतम और कात्यायन भी राजा को भूमि का स्वामी मानते हैं। लेकिन क्या संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा था, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। परम भागवत का जो टाइटल था वो किसे मिला है? चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला है, कुमारगुप्त को मिला है, स्कंदगुप्त को मिला है, नरसिंहगुप्त बालादित्य को मिला है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ये। अब याद रखना समुद्रगुप्त को जबकि समुद्रगुप्त ने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, उसको परम भागवत का टाइटल नहीं मिला, बाकी इन सबको मिला है। कम्युनल राइट की बात करेंगे तो कम्युनल राइट्स की बात मनुस्मृति भी करती है और विष्णु पुराण भी करते हैं। जैसे कि राजा भूमि का स्वामी था, इसी के अपोजिट में कम्युनल राइट्स को देखा जाता था। व्याघ्र हनन टाइप के जो कॉइन्स थे वो समुद्रगुप्त ने स्टार्ट किए थे। ठीक है, व्याघ्र को हनन करने वाला, तो हम कैसे याद रखेंगे कि किसी ने समुद्र में ही व्याघ्र का हनन किया था। सिंह हंता यानी कि शेर को मारने वाले कौन थे? कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये दो बात के शासक थे, ये सिंह हंता टाइप के सिक्के हैं। लास्ट वाले सिंह, अंतिम वाले लोगों ने सिंह को मारा। ये और जो कुमारगुप्त के ये प्रकार लिरिस्ट जो सॉन्ग थे वो किसके थे? कुमारगुप्त के। तो हम याद कैसे करेंगे? लिरिस्ट मतलब जो संगीत युक्त सिक्के, वैसे कुमार सानू एक लिरिस्ट है, तो उसी तरीके से याद कर लेंगे। दूसरा, अश्वमेध जो कॉइन्स हैं, अश्वमेध जो कॉइन्स हैं वो समुद्रगुप्त के हैं और कुमारगुप्त के भी थे, क्योंकि कुमार ने भी ये यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो कैसे हम याद करेंगे कि अश्विनी कुमार, हमने ऐसे कर लिया था अश्विनी कुमार, ऐसे अश्विनी कुमार यानी कि अश्वमेध यज्ञ कुमारगुप्त ने भी करवाया, समुद्रगुप्त का तो हमें याद है। अश्वरोही स्कंदगुप्त, तो अश्व पर आसीन कौन? स्कंदगुप्त। देखो अश्व पर कोई व्यक्ति बैठा है और उसका कंधा पकड़ के बैठा है, तो अश्व पर कोई व्यक्ति आरोहण है और कंधा पकड़ के, यानी कि स्कंदगुप्त। तो ये हमने जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं वो पढ़ी हैं। आगे देखेंगे मेजरमेंट ऑफ, यहाँ हो गया। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लैंड की बात करेंगे तो इससे याद करेंगे नल। एक तो इकाई होती थी नल, नल मतलब मेजरमेंट रॉड होती थी, जैसे अकबर काल में भी रॉड थी। इसके बाद पाटक, पाटक ये बड़ी इकाई होती थी भूमि मापन की। ठीक है, बिग यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। इसके अलावा धन और दंड, ये दोनों ये भी यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट थी। तो नल, पाटक और धन और दंड ये तीनों ही लैंड मेजरमेंट की यूनिट्स हुआ करती थी। इसके बाद आता है क्या? अंगुल निर्वर्तन, नल, कुल्यबाप, द्रोणबाप और आड़बाप। 4 आड़बाप इक्वल टू 1 द्रोणबाप होता था। फिर जब 8 द्रोणबाप मिलेंगे तब 1 कुल्यबाप होगा, और जब ऐसे 5 कुल्यबाप मिलेंगे तब 1 पाठक होता। तो पाठक सबसे बड़ी इकाई थी, तो हमने याद कर लिया पकड़ा से, पकड़ा। इस उल्टे क्रम में चलेंगे अब, ए से आड़बाप, बी से द्रोणबाप, के से कुल्यबाप और पी से पाठक। और इसे याद करने का तरीका हम इसके अलावा यूनिट याद करनी हो हमें, तो कैसे याद करेंगे? 1 1 5 8 4। ठीक है, 4 दूनी 8, ऊपर 5 और 1, तो 1 पाठक इक्वल टू 5 कुल्लबाप, फिर 1 कुल्लबाप इक्वल टू 8 द्रोणबाप, फिर 1 द्रोणबाप इक्वल टू 4 ये आड़बाप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने याद किया 1584, यानी कि 4 दूनी 8, पहले 4 से स्टार्ट करेंगे, 8 फिर 5 और 1। इसके अलावा अमरकोश में क्या है कि अमरकोश में आर्टिसंस को शूद्र, मतलब ये कह रहे हैं कि शूद्र भी आर्टिसंस का काम करते थे, कारीगर का काम दान और यज्ञ कर सकते हैं, और दान और यज्ञ करना शूद्रों की ड्यूटी मान लिया है किसने? अमरकोश ने। और इसी प्रकार से दान और यज्ञ कर सकते हैं शूद्र, ये मार्कंडेय पुराण भी उनको अलाउ करता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में व्यस्त इंगित, कहने का मतलब है उस समय आपात धर्म पूरी तरीके से फैल गया था, और इस बात की जानकारी अमरकोश में हमें मिलती है। जनरली वेस्ट पहले व्यापार करते थे, लेकिन अब वो किसमें एंगेज थे? कृषि में। जनरली शूद्रों का काम अलग था, लेकिन अब वो आर्टिसंस बन गए थे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के हलों की जानकारी अमरकोश में मिलती है। विभिन्न प्रकार की कृषि के लिए विभिन्न प्रकार के जो लैंड होंगे उसकी जानकारी भी अमरकोश में मिलती है। और इसके अलावा कैनाल्स एंड पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, यानी कि नहर और तालाबों का निर्माण सिंचाई के पर्पज से कृषि के लिए, इस बात की जानकारी भी अमरकोश में मिलती है। तो अमरकोश में ओवरऑल हम देखेंगे तो सामाजिक या एग्रीकल्चरल या कह सकते हैं इकोनॉमिक जो जानकारी है वो आपको अमरकोश में मिलती है। इसके अलावा हम देखेंगे
ये चीज़ें ज़रा देख लेते हैं। राइट, ये लैंड होल्डिंग सिस्टम क्या था? सबसे पहले था निवी धर्म। निवी धर्म में क्या था? लैंड एंडोमेंट इन परपेचुइटी। आपने कोई भी दान दे दिया और मतलब जब भी दान में किसी को कोई भूमि मिल गई है तो हमेशा के लिए मिल गई है। अक्षय निवी धर्म क्या था? अक्षय मतलब क्षय नहीं हो सकता उस निवी धर्म का, यानी कि जो भूमि मिली है उसका कभी क्षय नहीं होगा, लेकिन साथ में टैक्स फ्री भी मिलेगा। ठीक है? तो जैसे अक्षय आएगा तो अक्षय में हम टैक्स फ्री, जैसे अक्षय कुमार एक्टर है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स भरता है, तो अक्षय में क्या टैक्स फ्री भी ऐड कर लेंगे। निवी धर्म क्षय क्षय का मतलब होता है इसका क्षरण हो सकता है, यानी कि जो भूमि दी गई है एंडिंग निवी धर्म, उसको वापस भी लिया जा सकता है और फिर उसको दूसरे पर्सन को दे दिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें याद करें। अब आता है अपृत धर्म और अपृत निवी। देखो, डोनी कैन यूज इट फॉर सेल्फ बट कांट गिव इट टू अदर पर्सन एज डोनेशन। अप्रद आ मीन्स नहीं, प्रद मीन्स प्रदान करना, यानी कि वो दूसरों को प्रदान नहीं कर सकते। जिस डोनी को मिली है वो अपने लिए ही प्रयोग करेगा, लेकिन आ मीन्स नहीं और प्रद मीन्स देना, यानी कि दूसरों को आप दान में नहीं दे सकते। जो भूमि आपको दान में मिली है वो दूसरों को दान में नहीं दे सकते। इसी को कहा गया अप्रद धर्म। धर्म यही है। अप्रद निवी बोला गया है, डोनी कैन यूज इट फॉर सेल्फ बट कांट गिव इट टू अदर्स प्लस स्टेट कैन विथड्रॉ इट एनी टाइम। देखो, सीधी-सी बात ये है कि इसमें क्या है, आपृत तो वही है कि आपको जो मिली है वो आप दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपृत निवी में ये कहा गया है कि स्टेट कैन विथड्रॉ एट एनी टाइम, कि सरकार जब भी राज्य जब भी चाहेगा, ये वापस अपने इसमें ले सकता है। तो ये इसमें आपृत धर्म और आपृत निवी में मूल अंतर यही है कि इस वाले को जो स्टेट है वापस नहीं ले रहा है, जबकि अपृत निवी वाले को क्या है कि स्टेट वापस ले लेगा। तो हम निवी से याद कर अब हमें निवी से याद कर सकते हैं कि वापस हमें कैसे मिलेगा, ठीक है ना? देखो, स्टेट कैन विथड्रॉ एट एनी टाइम। निबी एनी, हाँ, निबी को याद रखना, जैसे निबी जो वर्ड आ रहा है ना निबी, तो निबी को एनी, निबी एनी ऐसे प्रोनाउंसिएशन सही हो रहा है, तो स्टेट कैन विथड्रॉ एट एनी टाइम, तो निबी को कभी भी एनी टाइम वापस लिया जा सकता है। भूमि क्षेत्र न्याय का मतलब ये है, मान लो किसी ने किसी को कोई बंजर जमीन दे दी थी, तो जो भी, या मान लो कोई जमीन पड़ी है बेकार, तो अगर उसने अपनी मेहनत करके उसको सूटेबल बना दिया एग्रीकल्चर के पर्पस में, तो फिर उस भूमि पर उसी का अधिकार हो जाता था, लेकिन वो उसको सेल नहीं कर सकता था। जब तक अपना जोतेगा, उससे फल ले सकता है, उससे फसल ले सकता है, ठीक है? तो उसको सेल नहीं किया कर सकता था सेल। प्लस मिनरल्स ऑफ दैट लैंड बिलॉन्ग टू, लेकिन उससे अगर कोई भी खजाना मिले, उससे कोई भी अगर मान लेते हैं मिनरल्स मिले, खनिज मिले, तो वो राजा को ही जाएगा, वो उस पर उसका अधिकार नहीं होगा। सिर्फ़ उससे जो फसल उगाएगा, उस पर अधिकार होगा, जिसने उसको सूटेबल बनाया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो ये जनरली जो तरीका था, ये लैंड होल्डिंग के तरीके हैं, ठीक है? इसके अलावा नारद स्मृति की बात करें तो नारद स्मृति ने क्या है कि स्लेव्स की जो ऐसे उन्होंने प्रोविजंस दिए हैं जिससे कोई व्यक्ति दासता से मुक्त हो सकता है। तो दासता से मुक्त होने संबंधी जो नियम है वो नारद स्मृति में है। और ये भी कहा है, नारद स्मृति कहते हैं कि कोई भी वर्ण का व्यक्ति किसी भी वर्ण के विरुद्ध में गवाही दे सकता है, लेकिन कात्यायन स्मृति ने कहा है कि नहीं, जो व्यक्ति जिस वर्ण का है उसी वर्ण का व्यक्ति उसके विरुद्ध में गवाही देगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि कात्यायन स्मृति ना बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों का फ़ेवर करती हुई दिखाई देती है, जबकि नारद स्मृति में हमें ऐसे तथ्य कम ही दिखाई देते हैं। तो नारद 2 तरीके से फ़ेमस रहेंगे। एक तो कि मतलब नारद यानी कि ना रद, तो ना रहेगा दास, कोई दास नहीं रहेगा, यानी कि दास से मुक्ति कैसे मिलेगी? नारद, ठीक है? नारद स्मृति। और कोई भी वर्ण किसी भी वर्ण के विरुद्ध करवा उसको सुनवाई में साक्षी हो सकता है। टेस्टिमनी का मतलब है गवाही दे सकता है। कायस्थ की बात करें तो कायस्थ का सबसे पहले मेंशन तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में हुआ है। और कायस्थ का वर्णन राइटर या क्लर्क के तौर पे हमें देखने को मिलता है। मृच्छकटकम जो नाटक लिखा गया था मुद्रा राक्षस के द्वारा, ठीक है? और लेकिन कायस्थ को एक कास्ट के रूप में देखा गया है औसनायम स्मृति में। तो ये 3 चीज़ें अलग-अलग हैं, याद रखना है। कायस्थ को पहला वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में, राइटर या क्लर्क के तौर पे मृच्छकटिकम में और कास्ट के रूप में औसनायम स्मृति में। सिलिबरी कमज़ोर पड़ रही थी गुप्त काल में, क्यों? क्योंकि जनरली जो सूत्र वगैरह भी थे वो भी अब आर्टिसन्स हो रहे थे और आपद धर्म पूरे तरीके से प्रचलित हो रहा था। धीरे-धीरे शहरों का नाश हो रहा था और स्लेवरी वीक पड़ती हुई हमें दिखाई देती है। 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया है नारद और मिताक्षरा ने। मिताक्षरा कि मिट नहीं सकता ये अक्षर अगर आप गुलाम हो, ऐसे। नारद ने साथ में नारद ने ऐसे भी मतलब स्लेव फ्रीडम के भी प्रोविजंस अपनी नारद स्मृति में लिखे हैं। और नारद में कैसे याद किया जाता है? ना रहेगा दास, यानी कि ना रहेगा दास से हमें याद रहेगा। इसके अलावा स्लेव्स को अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने लग गए थे। तो अब इसमें किसमें मिले थे स्लेवरी में प्रॉपर्टी राइट? मनुस्मृति पर वटरुचि जी ने टीका लिखी है। वटरुचि नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने मनुस्मृति पर टीका लिखी और उसमें उन्होंने स्लेव्स को प्रॉपर्टी राइट्स दिए हैं। तो कैसे याद करेंगे कि आजकल स्लेव्स को भी प्रॉपर्टी राइट्स में बहुत बड़ी रुचि हो गई है, तो वटरुचि ने उसको प्रॉपर्टी राइट्स देते हैं।
सबसे बड़ी बात है कात्यायन स्मृति में मैंने कहा है कि हमेशा ही ब्राह्मण को फेवर करते हैं, तो कात्यायन कहते हैं कि ब्राह्मण कैन नेवर बी एनस्लेव्ड, कि ब्राह्मण को कभी दास नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा लेकिन चाणक्य कहते हैं कि 4 वर्णों में से किसी को भी स्लेव नहीं बनाया जा सकता। जो यवन वगैरह हैं, जो मिलिच हैं, इनको ही दास बनाया जा सकता है। ठीक है? तो चाणक्य मतलब चारों वर्णों को एक साथ लेके चलने वाले हैं चाणक्य, जबकि कात्यायन सिर्फ ब्राह्मण को फेवर करते हुए दिखाई देते हैं। विडो रीमैरिज की बात करें तो 2 लोग, तो विडो को हमने ऐसे याद किया कि पर विधवा ना रही, पर विडो ना रही। पर मतलब पाराशर और ना मीन्स नारद। तो पाराशर और नारद स्मृति कहते हैं कि विडो नहीं रह सकते, यानी कि आप दोबारा शादी कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति स्मृति बैन कर देती है विडो रीमैरिज को। ठीक है? तो पर विडो ना रही, लेकिन बृहस्पति बैंड विडो रीमैरिज। रीमैरिज की बात, और एक तो विडो रीमैरिज हो गई, अब हम बात करेंगे रीमैरिज ओनली की। तो मनु स्मृति में और अमरकोश में एक वर्ड आया है पुनर्भू। ठीक है? क्या है? पुनर्भू। तो पुनर्भू का मतलब होता है जो दोबारा से शादी से उत्पन्न संतान। ठीक है? तो पुनर्भू आपको मनु और अमरकोश में मिलेगा। पुनर्भू यानी कि दोबारा शादी करने की इजाजत, रीमैरिज की इजाजत मनु और अमरकोश ने दी है। लेकिन ये कब दोबारा शादी होगी? एक्सटर्नल मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं। उन्होंने कुछ केसेस भी मेंशन किए हैं कि कब कोई व्यक्ति या कोई महिला दूसरी शादी कर सकती है, नॉर्मली नहीं कर सकता है। ऐसे 10-12 केसेस हैं, बहुत क्रिटिकल केसेस है, तभी आपको छूट है। इसके अलावा पुनर्भू यानी कि दोबारा शादी करने का जो आज़ादी है, वो बौधायन स्मृति, बौधायन धर्मसूत्र और गौतम धर्मसूत्र में भी दी गई है हालांकि। इसके अलावा प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन राइट्स की बात करेंगे तो याज्ञवल्क्य और कात्यायन ने महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स दिए हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य ने इनको प्रॉपर्टी राइट्स तो दिया है, लेकिन इनको एजुकेशन राइट्स विमन को डिनाई करते हैं। कौन? याज्ञवल्क्य। क्योंकि उनका मानना ये है कि महिलाओं के लिए जो शादी, जो विवाह संस्कार है वही उनके लिए उपनयन संस्कार के समान है। याज्ञवल्क्य ने प्रॉपर्टी राइट्स इन एब्सेंस ऑफ मदर। याज्ञवल्क्य ये कहते हैं कि जब माँ ना हो तो माँ का जो संपत्ति वो किसको ट्रांसफर होगी? महिला मतलब पुत्री को। तो प्रॉपर्टी राइट्स ये महिलाओं को देते तो हैं, लेकिन कब? उनकी माता की अनुपस्थिति में। और कात्यायन उनको प्रॉपर्टी राइट्स देते हैं कि वो अपनी कोई भी चीजें गिरवी रख सकते हैं, इस तरीके से। तो महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स देने वाले याज्ञवल्क्य और कात्यायन है, लेकिन याज्ञवल्क्य ने महिलाओं को एजुकेशन राइट्स देने से मना कर दिया है। देवदासी कस्टम की बात करें तो देवदासी चीजें कहाँ पे मिलेंगी? कामसूत्र से। तो देवदासियों से हमेशा काम करवाया जाता था। और कालिदास के मेघदूत में भी आपको देवदासी प्रथा का वर्णन मिलता है। आइडियल वाइफ यानी कि आदर्श वाइफ कैसी हो, तो ये 2 चीजों में लिखी गई है, कामसूत्र में और वात्स्यायन में। ठीक है? कामसूत्र, वात्स्यायन। ठीक है? तो आइडियल वाइफ कामसूत्र। अच्छा, इसके अलावा मनु और कात्यायन ने ब्राह्मण से ज्यादा फेवर किया है, ये चीज भी याद हमें रखनी है। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ चीजें बाकी है नहीं। हाँ, आर्यभट्ट जन्म हुआ था अस्मक में। आ से आर, ए से अस्मक। और निवासी, लेकिन ये रह रहे थे कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अस्मक कहाँ पे है? गोदावरी, महाराष्ट्र। वाराहमिहिर, ये इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? वाराहमिहिर, मालवा, उज्जैन में। राइट? इसके अलावा ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे तो ये भीनमाल राजस्थान के रहने वाले थे। इसके अलावा ये कुछ ट्रांसलेशन है, जैसे ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये सिंध हिंद के नाम से जानी जाती। इसको ट्रांसलेशन किया था सिंध हिंद से अल फजारी ने। किसने किया था? अल फजारी। तो हम याद कैसे करेंगे? देखो, ब्रह्म स्फुट, तो ब्रह्म से कोई भी चीज स्फुर हुई है तो वो सिंध हिंद में ही तो हुई होगी। अल फजारी, हम ब्रह्म, तो सिंध हिंद अल फजारी। इसके अलावा खंड खादक, खंडा खद्दाक, ये अलाद अरकंद ने किया था। इसमें याद कैसे करेंगे? खंड अरकंद, खंड अरकंद ऐसे। और आर्यभट्टियम, ये क्या है? जीज अल अर्ज बहार, अर्ज आर ऐसे, अर्ज आर, ये याद रखना है। अच्छा, ब्रह्म स्फुट का जो कन्वर्ट जिसने किया, ट्रांसलेशन किया, वो क्या कौन है? अल फजारी। अलफ, तो ब्रह्मा जी के हाथ में ही तो सबकी अलफ है, ऐसे याद रखेंगे। खंड आप करोगे तो ये खंड वाली चीजें कौन है? अल बरूनी ने। और आर भटियम किस नाम से हुई है? अर्ज बहार से। तो याद करने का तरीका बता दिया है, खंड अरकंद, आर अर्ज। अब हम बात करेंगे लेटर गुप्तास की। तो लेटर गुप्तास में अगर देखेंगे तो जो सबसे पहले शासक आएगा पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, फिर नरसिंहगुप्त, बालादित्य। और नरसिंहगुप्त बालादित्य के समय में जो एम्पायर होगी वो 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा। बंगाल में शासन करेगा बैनुगुप्त। मालवा का शासक होगा भानुगुप्त, जिसमें ये इसके सती सिस्टम के साक्ष्य मिलते हैं। और नरसिंहगुप्त बालादित्य शासन करेगा मगध में। तो नरसिंहगुप्त बालादित्य के टाइम पे गुप्त एम्पायर 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। फिर शासक आएगा कुमारगुप्त तृतीय और फिर आएगा विष्णुगुप्त। राइट? तो पुरुगुप्त के बारे में सबसे पहले देते हैं। तो गुप्ता में सबसे पहले लेटर गुप्ता में कौन आएगा? पुरु, यानी कि पूरा गुप्त। पहला रूलर था जिसने बुद्ध धर्म को अपनाया था गुप्ता में, जबकि हमने देखा गुप्ता लोगों ने इससे पहले वैष्णव धर्म को अपनाया था। ठीक? तो पहला गुप्त शासक था, ये पहला लेटर था और पहला ही ऐसा गुप्त शासक था जिसने बुद्ध धर्म को अपनाया था।
और जब पूरी उम्र गुजर गई इसकी तब ये शासक बना था, यानी कि वृद्धावस्था तक ये शासक रहा। इसके अलावा 3 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसके अलावा क्या है कि 3 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस इसने इसके हमें मिले हैं कहाँ से? दामोदरपुर से, ठीक है? तो पुरुगुप्त सबसे पहले इसने बुद्ध धर्म को अपनाया था। फिर पुरुगुप्त के बाद शासन कौन होगा? कुमारगुप्त द्वितीय होगा। फिर आएगा बुद्धगुप्त। तो ये बताओ बुद्ध कैसे आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बुद्ध वैसे भी सप्ताहों में तीसरे नंबर पे आता है, तो बुद्धगुप्त तीसरे नंबर पे ही रहेगा। फिर आएगा नरसिंहगुप्त बालादित्य, साम्राज्य 3 भागों में बटेगा। ये नरसिंहगुप्त बालादित्य मगध पे शासन करेगा, भानुगुप्त मालवा का और वैन्यगुप्त बंगाल का, बाद से वैन्य, बाद से बंगाल। फिर आ जाएगा कुमारगुप्त तृतीय और अंत में आएगा विष्णुगुप्त। तो नरसिंहगुप्त बालादित्य के बारे में कहा जाता है इसने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी और ये भी बाद में बुद्धिस्ट बन गया था और इसने मेहर कुल को हरा दिया था, बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में माता के आने पर उसने उसको छोड़ दिया था। और अंत का सबसे अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त है। विष्णु को मानने वाले थे गुप्त और वही है अंतिम शासक विष्णुगुप्त 550 एडी में।